अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट कोर्स रिव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। यूनिट 1, 2 और 3 को कम्प्लीटली रिव्यू कर चुके हैं हम लोग और आज यूनिट 4 को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। यूनिट 4 जो है वो ऑपरेशंस से मुताल्लिक़ है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो उसको लेकर हम बात शुरू करते हैं। इट विल बी अ रिव्यू वीडियो, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे सारे चैप्टर्स जो भी इसमें रिलेटेड हैं वो एक वीडियो में आराम से कवर कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हम सबको पता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और हमें पता है कि ऑपरेशंस अगर एफिशिएंट हो जाएं, स्पेशली प्रोडक्शन ऑपरेशंस अगर एफिशिएंट हो जाएं, तो ओवरऑल आपके प्रोडक्ट की बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाएगी तो कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाएगी तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी कम वक्त में प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी तो आपके पास इनोवेशन हो रही होगी, प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी तो आपकी जो है वो नई नई चीज़ें बन रही होंगी, आप फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कर पाएंगे, एक बेहतर डिज़ाइन दे पाएंगे, एक बेहतर ब्रांड इमेज क्रिएट कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी से आपके बिजनेस का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्टिविटी, लेबर की या कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो टोटल आउटपुट को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, आप उनके बीच में आ रही हैं। इसी तरह से अगर आप मैं कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकालूं तो टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पता चल जाता है कि $1 का कैपिटल लगाया तो कितनी प्रोडक्टिविटी हुई और एक बंदा लगाया तो उसने कितना प्रोडक्टिविटी हमें दी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे की जाए, जवार भाई जल्दी जल्दी फटाफट, आप लोग बताने में देर करते हैं इसलिए वीडियो में ज़्यादा लंबी होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जाए? लेबर की ट्रेनिंग की जाए और मोटिवेट किया जाए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली जाए और मैनेजमेंट अच्छी कर लें। लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया जाए, बेटर अल्टरनेटिव तलाश किए जाएं, वहाँ इन्वेस्ट किया जाए जहाँ इन्वेस्ट करने का अब ज़्यादा रिटर्न है, और ऐसे लोगों को रखा जाए जो कैपिटल मैनेजमेंट के में एक्सपर्ट होते हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क है? इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क है? एफिशिएंसी का मतलब है लेस रिसोर्सेज यूज करते हुए कोई चीज़ बना देना, मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी। जो क्वालिटी पहले मेंटेन हो रही थी उसी क्वालिटी की चीज़ बनाना लेकिन कम रिसोर्स यूज कर लेना, इसको एफिशिएंटली कहेंगे। चाहे टाइम बचाया हो चाहे पैसा बचाया हो। और इफेक्टिवनेस का मतलब है बेहतर नताइज निकाल लेना। ऐसा हो सकता है कि मैं एफिशिएंट तो बहुत हो गया हूँ लेकिन मैं इफेक्टिव ना हूँ। मैं पहले 2 घंटे पढ़ता था, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं एफिशिएंट हो गया लेकिन मैं पास भी नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं हूँ, नतीजा नहीं निकल रहा। मैं पहले से डबल प्रोडक्शन कर रहा हूँ लेकिन बिक फिर भी नहीं रहा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा समहाउ। तो एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा कि हमें लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ानी है। एक चीज़ होती है सस्टेनेबल ऑपरेशंस, इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका ताल्लुक सिर्फ एनवायरनमेंट से है? सस्टेनेबल का मतलब है कि एक ऐसा कारोबार जो लंबे अरसे चल सके। उस लंबे अरसे चलाने में यकीनन एक काम ये भी है कि वो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग ना हो, तो वो लंबे अरसे चल सकेगा, ठीक है, ये एक फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी का। रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करे, वेस्टेज बाहर ना निकालता हो, पोल्यूशन ना क्रिएट करता हो, अगर गैसेस निकल रही हैं तो ट्रीट होके निकलें, पानी निकलता है गंदा तो ट्रीट होके निकले, प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो कि एनवायरमेंटल डैमेजिंग हो या लोगों की सेहत ख़राब करे। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का एक मतलब और भी है जो डीपर मतलब है, एनर्जी कॉस्ट को कम रखता हो, सस्टेनेबल है, उसकी एनर्जी कॉस्ट कम हो रही हैं। प्लास्टिक का और बायो नॉन डिग्रेडेबल चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कम करता हो, ना करता हो, और ऐसे सप्लायर से लेता हो जो कि सस्टेनेबल सप्लाई कर रहे हो, यानी पीछे से ऐसी तरीक़ों से प्रोड्यूस ना करते हो जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज करते हो। तो ये एक एंगल था टोटली एनवायरनमेंट को लेकर सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी का एक और एंगल है कि आप बिजनेस ऐसे प्लान करें कि वो लॉन्ग रन चल सके। आपने अभी इस तरह के डिसीजन ले लिए कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है लेकिन कुछ अर्से में बिजनेस जो है वो सस्टेन नहीं कर सका, कोलैप्स कर गया। तो लॉन्गर रन में बिजनेस अच्छा चलता रहे ये फैसला लें, बजाय से कि आज ही बस सारा अच्छा चल रहा है कंट्री के लेवल पे।
ठीक है, कंट्री के लेवल पे तो ये बात इस तरह समझ में आती है कि आपने सारी एक्सप्लॉइट कर ली अपने मिनरल रिसोर्सेज, आज तो बड़ा एंजॉय किया, कल सस्टेनेबल नहीं थी ये ग्रोथ। कंपनी की मैनेजमेंट किस उत्तर की उसमें कि आप सारे रिसोर्सेज आज यूटिलाइज कर लें तो अच्छी बात है, आज यूटिलाइज कर लेंगे, उन्हीं को डबल करेंगे। अगर मैं 1 के 10 बनाता हूँ और मेरे पास 10 मिलियन रुपए हैं तो मैं 10 के 10 लगा दूँ तो 10 मिलियन के 10 100 मिलियन हो जाएंगे। कंपनी में सस्टेनेबिलिटी आती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो लॉन्गर रन में कंटिन्यू रह सकें, ऐसे तरीके से काम करें कि आपका लेबर सर्वाइव करे, वो डेवलप हो, छोड़ छोड़ के भागना शुरू हो जाए लोग। ऐसे तरीके से काम करें कि जो प्रैक्टिसेस आपने की हैं आप चले जाएं तो आपके पीछे सिस्टम्स बने हुए हों जो कि उसको कंटिन्यूड रखें चीज़ों को। आप बड़े अच्छे मैनेजर थे, आप मर गए, अब आपके पीछे कोई मैनेजमेंट ही नहीं अच्छी चलाने वाला। तो ये भी सस्टेनेबिलिटी का एंगल है। एक चीज़ होती है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, प्रोडक्शन के अंदर ही आती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब वो काम जिसमें कि लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब वो काम जिसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, यानी मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जरूरी नहीं है कि जो काम लेबर कर रहा हो बैकवर्ड हो और जो काम मशीन कर रही हो वो फॉरवर्ड लुकिंग हो। ऐसा हो सकता है कि मशीन गंदम उगा रही हो और ऐसा हो सकता है कि लेबर जो है वो फेरारी बना रहा हो, लेबर इंटेंसिव हो लेकिन फेरारी बन रही हो। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव आमतौर पे लेकिन ऐसा होता है कि जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम होते हैं वो प्राइमरी टाइप के काम होते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि कैपिटल इंटेंसिव काम होते हैं जो ज़्यादातर सेकेंडरी टाइप के काम होते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन की मुख्तलिफ किस्में हैं। जॉब प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक टीम होती है पूरी की पूरी मुल्क के एक ही प्रोडक्ट पे सब मिलके काम करते हैं और फिर वो तैयार करके आगे देखते हैं, फिर दूसरे दूसरे प्रोडक्ट पर सब मिलके काम करते हैं। कोई मिसाल दें फटाफट। हाँ, क्या? वेडिंग ड्रेस, ओके। और ब्राइड? सब सारे बाल वाले भी उसी पे लगे हुए, मेकअप वाले उसी पे लगे। वेडिंग ड्रेस आ गया तो ब्राइड भी आ सकती है। और बताएं, गाड़ियों में कुछ गाड़ियां जो जो एक्सट्रीमली लग्जरी कस्टमाइज गाड़ियां होती हैं वो एक वक्त में एक तैयार होती है। बाकी गाड़ियां फ्लो प्रोडक्शन में तैयार हो रही हैं। फ्लो प्रोडक्शन का मतलब है एक के बाद एक आई जा रही है, एक बंदा एक छोटे प्रोसेस पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे छोटे प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है और गाड़ियां मुसलसल एक के बाद एक निकले जा रही हैं। पूरी टीम मिलकर पहले एक कंप्लीट नहीं कर रही। ठीक है, बैच बैच प्रोडक्शन का क्या मतलब है? बैच प्रोडक्शन एक साथ 20 पे काम हुआ वो निकला अगला बैच आया, एक साथ 20 पे काम हुआ वो निकला अगला बैच आया। स्कूल में ही बैच प्रोडक्शन होती है, 40 की क्लास है वो निकली, अगली 40 की क्लास है वो निकली, अगली 40 की क्लास है। एक चीज होती है मास प्रोडक्शन या फ्लो प्रोडक्शन। उसमें क्या मसला है? फ्लो प्रोडक्शन में हर जगह मशीन लगी होती हैं, फिक्स काम करती हैं और बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं। उसमें मसला क्या है कि प्रोडक्ट यूनिक नहीं होते। हाँ, क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी दूसरे जैसी होती है, उसमें कोई कमी खामी नहीं रहती, लेकिन यूनिकनेस खत्म हो जाती है प्रोडक्ट्स में से। ऑन द अदर हैंड जो जॉब प्रोडक्शन है उसमें हर प्रोडक्ट यूनिक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन एरर्स का चांस भी ज़्यादा होता है। एक नई चीज़ ईजाद हुई है, दरियाफ्त हुई या नई चीज़ ऑपरेशन में आई, वो है मास कस्टमाइजेशन। वो क्या होती है? मास कस्टमाइजेशन मैसिव बन रहा है लेकिन हर यूनिट में कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली कर सकते हैं आप ताकि यूनिकनेस आ सके। फॉर एग्जांपल, अभी एक नई इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि जो कलर चाहे कलर ले लें, पहली कस्टमाइजेशन। दूसरी कस्टमाइजेशन, टायर साइज अपनी मर्जी के लगा लें। दूसरी कस्टमाइज, बैटरी साइज आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लें। हॉर्न अपनी मर्जी का लगाएं। तो चीज़ों में उन्होंने कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया, हालांकि बन मास पे रही है, एक फ्लो में चलती चली जा रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे कि उनको कस्टमाइज करना पॉसिबल है। जैसे हमने लाइक एक केस स्टडी पढ़ी थी कि उसमें उन्होंने लाइक टेडी बेयर्स पर वो किया था, उस पे टेडी बेयर्स पे आप अपना नाम लाइक सिलवा सकते हो या कोई लाइन या कोई कोड आप लाइक सिलवा के मास लेवल पे प्रोड्यूस करने में, फ्लो प्रोडक्शन में यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जॉब प्रोडक्शन में यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? अगर आपकी मार्केट मास है, आपको साबुन बेचने हैं, रोज हजारों साबुन बेचने हैं, मास प्रोडक्शन में जाएंगे, फ्लो पे जाएंगे, एक एक साबुन अलग अलग यूनिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, पैसे ही नहीं है बड़ी बड़ी मशीन लगाने के, तो फिर वो लेबर इंटेंसिव भी चलेगा, जॉब प्रोडक्शन पे ज्यादा हो सकता है फोकस हो रहा हो। सिमिलरली और क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, टेक्नोलॉजी किस लेवल की अवेलेबल है, कस्टमर की क्या डिमांड्स हैं। कस्टमर को यूनिक प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जैसे ही चाहिए होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं मुझे ऐसी ही चाहिए, जैसी कोक आज पिए कल भी वैसी पीनी है, रोज़ एक नया टेस्ट नहीं चाहिए उसमें। आज अम्मी के हाथ की बनी हुई है, हाथ का अपना ही मज़ा होता है, कोक में नहीं चाहिए। ठीक है,
तो ऑपरेशन मेथड चेंज करना आसान नहीं है। अगर कोई कंपनी लेबर इंटेंसिव काम कर रही थी वो कैपिटल इंटेंसिव में जाएगी, क्या मसले होंगे? लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट होने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? हाँ, लेबर सबसे पहले खुद रेजिस्ट करेगा, भाई हमें क्यों निकाल लो। आप जब कंप्यूटर आए थे तो कितनी इंडस्ट्री में रेजिस्टेंस थी। कंप्यूटर जब नए नए आए थे लोगों ने कहा था हमसे नहीं यूज होंगे, हमें नहीं करना। चेंज को रेजिस्ट करता है सबसे पहले लेबर खुद, फिर उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। अगला सवाल है भाई, एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऑपरेशंस की बात करें तो जल्दी जल्दी टॉपिक्स हॉप करेंगे, कर लें। अच्छा जी, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमें इन्वेंट्री मैनेज करते वक्त कॉस्ट का ख्याल रखना होता है, एफिशिएंसी का ख्याल रखना होता है। इन्वेंट्री क्या होती है? वो सामान जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो रहा है और आज यूज नहीं हुआ, पहले से उठा के रखा हुआ है, कुछ बचा हुआ है, वो इन्वेंट्री हो जाएगी। वो सामान जो प्रोडक्ट बन रहा था, पूरा नहीं बन सका, वो वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो जाएगी। वो सामान जो कंप्लीट हो चुका फिर भी फैक्ट्री में रखा हुआ है, वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो जाएगी। इन्वेंट्री आपके पास मुख्तलिफ तरह की होती है। एक और इन्वेंट्री होती है टूल्स की, कि ये यूज हो रहे हैं, टूल्स की, मशीन्स की, इक्विपमेंट की इन्वेंट्री भी होती है। अच्छा, तो इन्वेंट्री मैनेज करने में एक जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो भी परचेजिंग के थ्रू बात हो रही है, कि आप इन्वेंट्री कितनी परचेज करो रॉ मटेरियल की। तो उसमें एक कॉस्ट होती है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और एक होती है स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? मैं ऐसा करता हूं कि रोज जितना चाहिए होता है उतना ही मंगाता हूं। अगर मैं ये कहता हूं रोज जितना चाहिए होता है उतना ही मंगाता हूं, तो मेरे स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कोई नहीं होगी। सामान आया, तैयार हुआ, चला गया, आ गए, उसको उठा के कोई नया स्टोर रूम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बंदा कहता है यार इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कोने में स्टोर रूम बना लो, एक हफ्ते का एक साथ मंगा लो, उससे क्या फायदा होगा? जब मैं बार बार मंगाऊंगा, हर महीने ट्रक की कॉस्ट दूंगा, हर महीने ट्रक की कॉस्ट दूंगा, हर महीने ट्रक की कॉस्ट दूंगा। तो अगर मैं एक साथ बड़ा ट्रॉलर मंगा लूं तो मुझे कॉस्ट कम आएगी। तो स्टॉक ऑर्डरिंग की एक कॉस्ट होती है जो कि ज्यादातर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होती है या फिर स्टॉक आउट होने की कॉस्ट में होती है। हैंडलिंग में मसला हो गया, सामान मंगाया था, पूरा आया, ऑर्डर ज्यादा आया हुआ है, सामान करना था, खत्म हो गया, अब दोबारा बना रहे हैं, बंदे बैठे हैं फारे। तो स्टॉक का ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप होल्ड कम कर रहे हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और कॉस्ट बढ़ती है कि स्टॉक आउट होने का खतरा रहता है। स्टॉक आउट का क्या मतलब हुआ? रॉ मटेरियल खत्म हो गया, लेबर बैठा हुआ है, वो तो तनख्वाह दे रहे हैं आप, वो तो पर आर्ली वेज ले रहा है, वो बैठा हुआ है और स्टॉक नहीं है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें अगर किसी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस एक दफ़ा रोक दिया तो दोबारा स्टार्ट करने में एक हफ्ता लगता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, फर्टिलाइज़र में है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में है, कि अगर आपने प्रोडक्शन को एक दफ़ा रोक दिया, 1 मिनट के लिए भी रोक दिया, तो अब उस पूरे प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करने में एक हफ्ता लग जाता है। तो प्लांट ऑफ होना एक बहुत बड़ा मसला होता है उस वहाँ पे, कि प्लांट बंद हो गया, फिर तो सारे एक लेबर की एक हफ्ते की कॉस्ट, सब हर चीज़ की एक हफ्ते की कॉस्ट एडअप हो गई आपके उसके अंदर। तो स्टॉक अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट आप बढ़ाते हैं, मतलब बार बार ऑर्डर करते हैं, अपने पास महफूज नहीं रखते स्टॉक को, तो इसमें नुकसान है। लेकिन अगर आप स्टॉक बड़ा सा ऑर्डर कर दें, उसमें फायदा क्या है? बड़ा सा स्टॉक ऑर्डर करने का क्या फायदा है? परचेजिंग इकोनॉमीज मिल जाएंगी। क्या होती है परचेजिंग इकोनॉमी से? क्या मतलब होता है कि जब आप ज़्यादा परचेज करते हैं तो चीज़ों में बचत होती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपका जो सप्लायर होता है वो कहता है अच्छा आपको इतना चाहिए, चलो डिस्काउंट दे देता हूँ। आप किसी से लेने जाते हैं, कंप्यूटर लेने जाते हैं, घड़ी लेने जाते हैं, चश्मा लेने जाते हैं, अब उससे कहते हैं कितने का है। गाय लेने जाते हैं, कहते हैं कितने की है, वो कहता है 2 लाख की, कहते हैं 4 लेनी है, अब बताओ, तो कम कर देता है। तो अगर आप बल्क में परचेज करते हैं तो आपको परचेजिंग में सस्ती पड़ती है, परचेजिंग इकोनॉमीज कहते हैं इसको। तो स्टॉक ऑर्डर का साइज बड़ा कर दें, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी आपकी। आपको एक वेयर हाउस चाहिए होगा, अच्छा वेयर हाउस खाली सिर्फ वेयर हाउस चाहिए होगा, उसको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए लेबर चाहिए होगी, फिर उसको मैनेज करने के लिए लेबर चाहिए होगी। आपने चावल ले लिए 50 बोरी कि पूरे 10 साल चला लूंगा, 5 साल चला लूंगा जी, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, उनकी बोरियां रोज उलट पुलट होंगी वरना कीड़े लग जाएंगे। उस स्टॉक का हिसाब किताब रखना आसान नहीं है। तो उसकी पिल्फरेजेस होते हैं, जहां स्टॉक रखा है सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, पिल्फरेज होता है, चोरियां होती है। तो स्टॉक के मसाइल है। ऑर्डर करने में सस्ता पड़ा लेकिन मैनेज करना आसान नहीं है उसको।
ठीक है, अब तो बहुत बेहतर हो गया, ऑटोमेटेड हो गया स्टॉक मैनेजमेंट के पूरी सिस्टम्स ऑटोमेटेड हो गए हैं, खासतौर पे जहाँ पे कि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे स्टॉक्स ऑटोमेटेड मैनेज हो रहे हैं। जैसे आपने आप बताया लोगों कि को वो तो अब लाइक वो रोबोट और ज़माना नहीं ड्रोन मिला, जाके लाइक रोबोट्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, वो स्टॉक को मैनेज कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। फिर तो हम चाहते हैं कि अगर स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ी हुई होगी क्योंकि बहुत सारा ऑर्डर किया होगा। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लॉजिक समझ में आती है? तो हम दोनों कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं, स्टॉक ऑर्डरिंग और स्टॉक होल्डिंग का, और जहां पे दोनों मैक्स बाय मैक्स मिनिमाइज हो जाती हैं उस जगह पे हम अपना फैसला करते हैं कि इतना ऑर्डर करेंगे, इतना होल्ड करेंगे। ठीक है जी। फिर एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकल के आता है, ये डायग्राम बनी हुई भी है यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 410 पे, कि ये साइज है कि इतना आपको होल्ड करना चाहिए, यहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, होल्डिंग ऑर्डरिंग मिला के आपने मैनेज कर लिया। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। अब इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट क्या होता है, बफर कुशन क्या होता है? आपकी इन्वेंट्री अभी इतनी थी, आपको पता है कि मैं एक साथ 100 मंगाता हूँ, 100 आ गए आज के दिन, अब यूज होना शुरू हुए, 10 यूज हुए, 20 यूज हुए, 30 यूज हुए, 40, आपको पता है कि स्टॉक के आने आने में इतना टाइम लगता है कि मेरे 30 यूनिट यूज होते हैं, तो आप कब ऑर्डर करेंगे? कम से कम 40-50। जब 30 रह जाएंगे तब ऑर्डर करेंगे, तब भी स्टॉक रिप्लेनिश हो जाएगा। लेकिन जैसे उसके बाद आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, तो आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल निकल के आ जाता है। रीऑर्डर लेवल की दो मालूमात चाहिए आपको, स्टॉक कितनी देर में आ रहा है, उतनी देर में मेरे कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं, प्लस कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दोनों को मालूम कर लें तो आप स्टॉक रीऑर्डरिंग लेवल निकाल लेते हैं। जैसे स्टॉक यहाँ तक पहुंचता है, रीऑर्डर हो चुका होता है, इस दौरान ये इस्तेमाल होता है और ये फिर भी बचा होता है, फिर स्टॉक रिप्लेनिश हो जाता है, फिर इस्तेमाल होता है यहाँ पे आके फिर रिप्लेनिश हो चुका होता है। ऑर्डर कहाँ कर चुके होते हैं? इस लाइन पे। रिप्लेनिश कहाँ होता है? इस लाइन पे। अगर कभी गड़बड़ हो जाए थोड़ा और नीचे चले जाएगा, कोई बात नहीं। इतना है और बिल्कुल। रीऑर्डर लेवल और बफर लेवल, ये दो बातें पता होनी चाहिए आपको। लीड टाइम का मतलब क्या होता है? वो टाइम जो स्टॉक के ऑर्डर करने के बाद से लेकर स्टॉक के पहुंचने तक में लगेगा। ऑर्डर के बाद से लाइक बफर। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट देना था, उसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और मार्केटिंग वालों में आज बहुत लड़ाई रहती है। मार्केटिंग वाले कहते हैं सप्लाई चेन हमारे अंडर में, सप्लाई चेन वाले कहते हैं मार्केटिंग हमारे अंडर में। तो इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, बड़े लेवल पे इस पर हम बात कभी करेंगे अगर मौका मिला तो। सप्लाई चेन का मतलब क्या है? अब कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ या प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन है। हर प्रोडक्शन का यूनिट अगले वाले प्रोडक्शन के स्टेप के सप्लायर हैं, और अगला प्रोडक्शन का स्टेप जो है वो पिछले वाले स्टेप का कस्टमर है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं पहले गाड़ी का शैसी, चेसिस समझते हैं? चेसिस समझते हैं? और क्या कहते हैं मार्केट में उसको? चेसिस को और क्या कहते हैं? असल में शैसी है ना लफ्ज, लेकिन उसको क्या और क्या क्या कहते हैं मार्केट में? चेचिस, चेचिस, चेजिस, चेसिस, शैसी। गाड़ी का जो ढांचा होता है ना उसको शैसी कहते हैं। मैं बनाता हूँ उसी कंपनी में, मेरी जिम्मेदारी शैसी बनाने की, तो मैं उस सप्लाई चेन का पहला पार्ट, उससे पहले भी कोई है, उससे पहले मुझे मेटलर्जी वाले हैं जो मेटल को कास्ट करके मेरे पास लेके आते हैं या कास्टिंग पोजीशन में लेके आते हैं, फिर मैं उसको कास्ट करता हूँ चेसी के अंदर। उससे पहले मेरे आउटसाइड सप्लायर हैं जो कि ओर के अंदर काम कर रहे हैं, उससे पीछे ओर रिफाइनरी है, उससे पीछे माइनिंग वाले हैं। चलो भाई मेरी कंपनी में माइनिंग वाइनिंग नहीं होती, और नहीं निकाली जाती, उसके उसके मेटल की बार्स नहीं बनाई जाती, मुझे बार बनी बनाई मिल जाती है, मैं उनको पिघलाता हूँ और उसको कास्ट करके शैसी बना देता हूँ, ये मेरा काम है। मेरी फैक्ट्री का पहला काम ही यही है, उससे पहले मेरी फैक्ट्री का काम नहीं होता, उससे पहले एक और फैक्ट्री का काम होता है। उस फैक्ट्री के लिए मैं कस्टमर हूँ, वो मुझे सप्लाई कर रहा है, वो मेरा सप्लायर है। मेरी ही अपनी कंपनी के अंदर मैंने क्या किया, ये शैसी तैयार किया और आगे किसको दिया? पार्ट्स लगाने वाले को, दरवाजे, टायर, इंजन सेट करने वाले को। इन लोगों के लिए मैं सप्लायर हूं, वो मेरे कस्टमर है। इंजन, टायर और ये पार्ट्स लगाने वालों के लिए मैं सप्लायर हूं और वो खुद सप्लायर है किसके? पेंट शॉप के।
वो आगे से पेंट, मतलब मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन के, हो सकता है मैं आगे पीछे कर रहा हूँ बातों बातों में, क्योंकि शैसी पहले पेंट होती है उसके बाद इंजन लगता है, इंजन पहले नहीं लगता। तो मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन में हर पीछे वाले को कहते हैं कि आप ऐसे बनाओ जैसे आप कस्टमर के लिए बना रहे हो, वो आपका अगला वाला आपका कस्टमर है और हर आपका पीछे वाला आपका सप्लायर है। इस तरह से चेन बनाई जाती है मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन की। कुछ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ आउटसाइड इधर भी या कुछ आउटसाइड इधर भी होते हैं। जिनसे मैंने माल लिया वो भी मेरे सप्लाई के प्रोसेस के हिस्सेदार हैं। अच्छा, कंपनी ने कहा जो अंदरूनी तौर पे मेरे स्टेप्स हैं ये सब मेरे भाई हैं, मेरे ही प्रोसेस के हिस्सेदार हैं। जो बाहर वाले हैं वो भी, उनको भी भाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेटलर्जी से पहले मेरे पास और ठीक नहीं आ रही, वो बंदा ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा तो यहाँ अंदरूनी सिस्टम रुक जाएगा। तो ही इज पार्ट ऑफ माई सप्लाई चेन, द पर्सन हु इज सेलिंग टू मी। और जिसको मैं बेच रहा हूं ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सप्लाई चेन। So the supply chain is, or if I say I'm a supply chain manager, this means I am the person who's looking after कि यहाँ से लेकर बिल्कुल इनिशियल परचेज से लेकर और डिलीवरी टू द कस्टमर तक रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है, कहीं प्रोसेस और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, कहीं कॉस्ट बचाई जा सकती है, कहीं टेक्नोलॉजी के यूज के थ्रू से हम चीज़ों को और एफिशिएंट या इफेक्टिव बना सकते हैं। ये मेरा काम है एज अ सप्लाई चेन मैनेजर। आप याद कीजिए मैंने क्या कहा था, मार्केटिंग वाले का क्या काम था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के वक्त से आ गया था, वो रिसर्च कर रहा था, वो देख रहा था कहाँ से लेना है, कैसा बनाना है, कितने का बेचना है, हर स्टेप में उसकी एंगेजमेंट थी। सप्लाई चेन वाला भी हर एक स्टेप में एंगेजमेंट है। सप्लाई चेन कहता है कि आई एम द कस्टोडियन ऑफ द बिजनेस, मुझे पूरा बिजनेस स्टार्ट से एंड तक मेरे कंट्रोल में। मैं देख रहा हूँ किसको बिक रहा है, टाइम पे पहुंचा नहीं पहुंचा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ कैसे बन रहा है, मैं देख रहा हूँ हर स्टेप। और मार्केटिंग वाले कहते हैं मैं भी यही करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस तरह का बना रहा है, कितने का बना रहा है, कस्टमर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उसको कैसे लग रहा है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट ऑल्दो पैरेलली अपने तौर पे अलग अलग एंगल से काम करते हैं। मार्केटिंग वाला मोर एंगल्स टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन वाला एंगल्स टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस। लेकिन स्टिल ये तब ये हंसी मजाक चलता रहता है कि दोनों एक दूसरे को ये बताते हैं कि आई एम द बॉस एक्चुअली, और दूसरा कहता है ओए चल बे आई एम द बॉस। तो ये बड़े हमने इंडस्ट्री में जो है वो ये इंटरेस्टिंग तकरार सुनी है। तो सप्लाई चेन का मतलब समझ में आया आपको? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजिंग ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन सो दैट द होल सप्लाई लाइन फ्रॉम परचेजिंग टू द डिलीवरी ऑफ द कस्टमर, ये सब चीज़ें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज हो रही हो। एक चीज़ कहलाती है JIT इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये तब हो सकता है जब मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त हो और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और ट्रांसपोर्टेशन में कोई ग्लिच ना हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि स्टॉक बड़ा ऑर्डर करने से बड़ा फायदा होगा, लेकिन हम स्टॉक अपने पास नहीं रखना चाहते, उसके बहुत सारे और नुकसान हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने सप्लायर से कहा कि समझो ये सारा स्टॉक हमने खरीद लिया लेकिन अभी तुम्हारे पास ही है। उसने कहा ओके, तो मैं भी प्रोड्यूस करके नहीं रखता, आपको रोज के 10 चाहिए, रोज के 10 चाहिए, पक्का हो गया, रोज के 10 चाहिए, मैं रोज के 10 बना के देता रहता हूँ। तो ये जस्ट इन टाइम की पूरी सप्लाई चेन बन गई। वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 10 आ जाते हैं। लीड टाइम रखा हुआ है, बफर स्टॉक भी रखा हुआ है, मतलब हमें चाहिए होता है 9, हम 10 मंगा लेते हैं, एक बचा के एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं बफर स्टॉक और लीड टाइम के साथ, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं, हम रख नहीं रहे एक्स्ट्रा अपने पास कोई ज्यादा। तो इसको जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट कहेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि वो एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंच जाए जिस टाइम पे उसकी पहुंचने की जरूरत है, वो एग्जैक्टली उस टाइम पे आगे डिलीवर हो जाए इस टाइम पे उसको जरूरत है। तो यूं हमारी पूरी सप्लाई लाइन को ओर से लेकर रिफाइनरी से लेकर स्टील प्रोडक्शन से लेकर चैसी प्रोडक्शन से पेंट से, तो ये हर बंदा अपनी जगह जस्ट इन टाइम एग्जैक्टली आके फिट हो। ये फिट तभी हो सकता है जब मेरी इंटरनल इंडस्ट्री आपस में तो टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड हो ही, बैकवर्ड भी टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड हो और फॉरवर्ड भी, कि मेरा जो पेंट सप्लायर है, मेरा जो मेटल सप्लायर है, उसको एग्जैक्टली पता हो, इसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि अब ये इस लेवल पे पहुंच गया इसका स्टॉक, अब मुझे यहाँ ये पहुंचाना है। तो वो मैनेजमेंट मेरे इसको देखते हुए कर रहा हूँ। तो जस्ट इन टाइम इज अ गुड कॉन्सेप्ट, इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज गुड टू इमेजिन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसको करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे रोड नेटवर्क ही ऐसा है कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हमारे लोगों की टाइमलीनेस का मसला है, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस नहीं है, हमारा इंटरनेट बंद हो जाता है, हमारी बिजली चली जाती है, और बीच में चीज़ें कुछ अंदाजे के बगैर, कुछ अंदाजे से बाहर भी स्टॉपेजेस वगैरह आते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ मुल्क हैं जहाँ पे होता भी है।
जापान फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मुल्क है। तो मैंने पूरी एक लिस्ट बता दी, आपको सुना दूं जल्दी से फटाफट। एक्सीलेंट सप्लायर रिलेशनशिप चाहिए, जस्ट इन टाइम के लिए क्या चाहिए? एक्सीलेंट सप्लायर रिलेशनशिप, एम्प्लॉइज जो है मल्टी स्किल्ड हो, फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर सकें, इक्विपमेंट फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर सके, ज्यादा पीछे से आ गई है, ज्यादा डिलीवरी की रिक्वायरमेंट आ गई है, तेजी से चला लो, शिफ्टें डबल लगा लो। डिमांड की फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए हमारी। आईटी इक्विपमेंट बहुत जरूरत है इसमें। एक्सीलेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अचानक से एम्प्लॉई पे लोड आता है और कभी कभी अचानक से एम्प्लॉयर पे लोड आता है कि पीछे से प्रोडक्शन की जरूरत खत्म हो गई, अभी आपको होल्ड करना है एम्प्लॉई को, काम नहीं आने का उसके पास। और क्वालिटी हर एक की प्रायोरिटी होगी तो काम चलेगा, वरना तो एक घटिया काम आगे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसी से रिलेटेड दूसरी बात जो है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये है हमारा आखिरी टॉपिक इस यूनिट 4 का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ये एक इंपॉर्टेंट काम है। एक फैक्ट्री है, वो रोज की 50 गाड़ियां बना सकती है। सोचें आप 1 2 3 4 5 6 लोगों को मैंने हायर किया फैक्ट्री चलाने के लिए, 6 के 6 जरूरी थे। ठीक है, हर एक को अलग अलग स्टेप का इंचार्ज बना दिया। शैसी बलिए पेंट कर रहे हैं, बॉडी लगा रहे हैं, सीटें लगा रहे हैं, टायर लगा रहे हैं, इंजन लगा रहे हैं, हर एक को अलग अलग जॉब दे दी। 6 बंदे चाहिए थे, 6 उठा के रख लिए। हर एक को लाख लाख रुपए दे रहा हूँ। कितनी सैलरी बन गई? 6 लाख रुपए। गाड़ियां मेरी बनेंगी इस इतनी देर में 6 गाड़ी। एक गाड़ी कितने की पड़ी मुझे? 1 लाख। ऐसे ही आसानी से समझा रहा हूँ। अब समहाउ मुझे 3 गाड़ियां बनाने को ही ऑर्डर आ रहा है। खर्चा कितना हो रहा है एक गाड़ी पे? वही। तो अब 3 गाड़ियां 6 लाख की बन रही हैं, एक गाड़ी 2 लाख की पड़ रही है। मैं आगे कैसे बेचूं? मार्केट में कंपटीशन है। और अगर मैं कहूँ नहीं 6 की 6 बनाते रहो भाई, 6 की 6 बनाते रहो, अब बेचूंगा कैसे? बेचेंगी कैसे? तो मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं उस कैपेसिटी को सही से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। समझ में आ रही है बात? कैपेसिटी यूटिलाइज पूरी कर ली तो सेल्स का मसला हो जाएगा, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं की तो कॉस्ट का मसला हो जाएगा, प्राइस का मसला हो जाएगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कैपेसिटी इसलिए सोच के लगानी चाहिए। यार ऐसे करते हैं हमें 10,000 यूनिट बनाने पड़ सकते हैं, नहीं यार 20,000 की लगाओ, क्या पता ज्यादा बनाने पड़ जाए। लगा तो ली 20,000 की फैक्ट्री, अब अगर 20,000 बंदे नहीं रखे तो कॉस्ट 10,000 यूनिट पे भी 20,000 वाली कॉस्ट आ रही होगी। इसलिए कैपेसिटी सेट करते वक्त आपको अपनी डिमांड अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये डिमांड हम है जिसको कि हमें मीट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें हर वक्त मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करना चाहिए है। ये हमें लगता है ऐसा। अगर अंडर कैपेसिटी होगी, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है, यूटिलाइज नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? आप कॉस्ट बढ़ जाएगी नॉर्मली। आप अच्छा, मैं आपको टेक्सटाइल कराची में बहुत है, टेक्सटाइल वालों से ताल्लुकात रहते हैं बहुत सारे। टेक्सटाइल वालों की अक्सर ये मसला होता है एक्सेस कैपेसिटी का। टी शर्टें बना रहा हूँ मैं, ऑर्डर आ गया मेरे पास, मैं एक दिन में 500 बनाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ऑर्डर आया है मैं दिन में 300 बनाने का। अब क्या करूँ? और लेबर को छोड़ा, टेक्सटाइल में भी बड़ा मसला है, लेबर को छोड़ा तो लेबर वापस हाथ नहीं लगता, आसान नहीं है लेबर को रखना। 500 की कैपेसिटी है, मेरे पास ऑर्डर है, उसको 300 रोज देनी है, ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो, तो हमारी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में यहाँ पे क्या है, 2 तरह के प्रोड्यूसर्स हैं। एक प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपनी ब्रांड चलाते हैं, जो अपनी ब्रांड चलाते हैं उनका अपना ऑर्डर होता है, अपनी ब्रांड है ना, अपना तरीका, अपना प्रोसेस, अपनी फोरकास्ट, इतने माल इतना चाहिए उस दुकान पे यहाँ सप्लाई करना है, अपना अपना प्रोसेस है। तो उनके लिए आसान होता है कि वो इसको ना बड़े स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। दूसरे होते हैं हमारे यहाँ, ये पूरी एक ना आपने कभी वो पानी के जहाज़ों का फ्लीट देखा है, जो कि जंगी जहाज़ों का फ्लीट होता है, एक कैरियर होता है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर होते हैं, उसके साथ बोट्स होती हैं, उसका ये होता है। ऐसे ही हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है, एक बड़ा जाइंट एक्सपोर्टर होता है, उसके पास ऑर्डर आते हैं मिलियंस ऑफ उसके पीसेस के, और उसकी अपनी कैपेसिटी उन मिलियंस पीसेस की होती नहीं है, रखने की जरूरत नहीं महसूस करता वो अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी कम रखता है, और उसके पार्टनर्स होते हैं, स्पिनिंग तुम करो, वीविंग तुम करो, प्रिंटिंग तुम करो, डाइंग तुम करो, ये तुम करो, तो बांट देता है काम। और वो एक से ज्यादा से रिलेशनशिप रख सकते हैं। मैं बड़ा मिलियन वाला एक्सपोर्टर था, एक और भी है,
जो बीच के ये है ना, इस बाकायदा बाकायदा टेक्सटाइल के अंदर हमारे यहाँ ब्रोकर्स हैं, नाम उनका उर्दू में अजीब सा होता है बहरहाल, लेकिन ब्रोकर्स हैं हमारे बाकायदा टेक्सटाइल में, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो इस बड़ी वाली को इन छोटी वालियों से कनेक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा से कनेक्ट करके रखते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ से 300 का काम है तो मैं यहाँ से पकड़ दिया, 200 का काम तुम्हारा मैंने यहाँ से पकड़ दिया, तो भाई तुम्हारी कैपेसिटी फुल हो गई। और हर वक्त कोशिश करते हैं कि उनकी कैपेसिटी फुल चले। तो एक बंदा पहले अपनी वीविंग की लूम डाल रहा है, उसने कहा यार 10 मशीन डालूं 20 डालूं, उसका ब्रोकर से कैसा रिलेशनशिप है उस पर बड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि काम उसको ब्रोकर पकड़ के देगा, या फिर उसके चचा ताया खाला खालू ये लोग करते हैं। जैसे कि मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं टेक्सटाइल में, बहुत अच्छे लेवल पे जानने वाले हैं, कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, खुद एक्सपोर्टर हैं, बड़े लेवल के एक्सपोर्टर हैं, अपनी ब्रांड भी है। उन्होंने क्या किया कि जी मेरा कज़न के बेटे, मेरे कज़न की बेटी की शादी हुई, लड़के को बोला यार 2 लूमें डाल लो, हम दे देंगे ना काम, तो 2 लूम्स डाल लो, हम काम दे देंगे, वीविंग मशीन डाल लो, तुम एक उससे होती हुई इसकी शादी हुई, तुम ऐसा करो ये डाल लो। तो वो अपने ख़ानदान को ही पेनिट्रेट करते हैं, तो वो खुद ऊपर बैठे होते हैं, उनके फर्स्ट कजन्स जो हैं वो बड़ी दूसरी फैक्ट्रीज डालते होते हैं, उनके सेकंड कजन्स जो उनकी उससे छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके थर्ड कजन्स सेल वेल मार्केटिंग में लग जाते हैं। तो ये बड़ा खासतौर पे मेमन मेमन हमारी जो कम्युनिटी है और पंजाबी सौदागरान कमेटी, ये 2 कम्युनिटीज़ हमारी ऐसी हैं जो कि इसमें बड़ा बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, अपने पूरी फैमिली के अंदर जो है बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। उसमें झगड़े भी होते हैं बाज़ औक़ात। मैंने अपनी आपसे आपके काम की वजह से मैंने 4 वीविंग मशीन्स डाली, आपने जो काम दिया था वो तो किया, दूसरे का भी किया, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन मैं ही बड़ा हो गया। ख्वाहिश तो ये है ना कि एक दिन मैं भी आपके साथ ऐसे बैठूं, छोटा बन के ना बैठूं ना, बड़ा बन के बैठूं, ये भी चलता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर एक्सेस कैपेसिटी है तो बर्दाश्त है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एक्सेस कैपेसिटी है तो बर्दाश्त नहीं है। वो तो आप कहाँ से पूरा करेंगे उसका खर्चा, तो या तो आप बेचेंगे, ज़मीन खाली करेंगे, रेंट से खाली कर देंगे, चीज़ें वापस कर देंगे, या फिर आप कैपेसिटी कम कर लेंगे। और दूसरी तरफ कैपेसिटी शॉर्टेज ज़्यादा बड़ा मसला है कि कैपेसिटी एक्सेस होना ज़्यादा बड़ा मसला है? जो एक्सपोर्टर है वो कहते हैं शॉर्टेज बड़ा मसला है, जो खुद एक्सपोर्टर है, क्योंकि ऑर्डर की एग्जैक्ट डेट होती है, उस डेट से एक दिन डिले हो गया, मामला गया, गड़बड़ हो गया, तो उस डेट से पहले पहले मुझे निपटाना है। एक्सेस कैपेसिटी रहे, वो अपना जो एक्सेस कैपेसिटी की प्राइस है वो बिल्ट इन रखता है एक्सपोर्ट की सारे प्रोसेस के अंदर। तो जो एक्सपोर्टर है ना वो कहता है थोड़ी एक्सेस रहे ज़्यादा बेहतर है, शॉर्टेज ज़रा सी भी ना हो। एक्सपोर्टर वो है जो दूसरे मुल्कों से कनेक्ट करता है, दूसरे मुल्कों से ऑर्डर पकड़ के लाता है। जैसे कि किसी ने वॉलमार्ट से कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने जो है वो अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी लेवल का, किसी ने और कोई बड़े रिटेलर्स जो इंटरनेशनल रिटेलर्स हैं उनसे कोई उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो लेवाइस का कॉन्ट्रैक्ट है किसी का, तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है लेवाइस को। लेवाइस ने हमें बता दिया भाई ये इतने मिलियन जीन्स बनानी है, एक यहाँ पहुँचानी है, एक यहाँ पहुँचानी है, एक यहाँ पहुँचानी है, मुख्तलिफ डेस्टिनेशन भी दे दी आपको। लेवाइस खुद प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांड। दूसरी ब्रांड ने उसको अपना बैक एंड सप्लायर बनाया, मैन्युफैक्चर ये कर रहा है, लेबल लेवाई का लगा रहा है और लेवाई के बिहाफ पे आगे बेच रहा है। तो ये एक्सपोर्टर हमारे यहाँ कहलाता है। एक एक्सपोर्टर वो भी होता है जो खुद अपनी एक ब्रांड रखता है, जैसे कि एक कंपनी है आस्को, आस्को की बेड लिनन होती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती आमतौर पर। आस्को की बेड लिनन होती है, वो जर्मनी में बिकती है, इंग्लैंड में बिकती है, आस्को के नाम से बिकती है। खुद ही प्रोड्यूसर है, अपनी ही ब्रांड के लिए बना रहा है और खुद ही लेके जाता है और दूसरे मुल्कों में बेचता है। वहाँ उसके अपने स्टोर्स भी हैं और वहाँ के लोकल रिटेल स्टोर्स पे वो जाके उनके सेल्समैन है जो कि जगह जगह स्टोर्स जाके उनकी बेचते हैं, सेल्स करते हैं। नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं, पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मोस्टली हम दूसरे की ब्रांड के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि एक तो हम यहाँ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करें, दूसरा वहाँ पे अपनी रिटेल को मैनेज करें, 2 मुल्कों के बीच में कैसे करें। तो कुछ कर पा रहे हैं, अक्सर नहीं कर पा रहे। लाखानी है, उनकी अपनी ब्रांड है, आस्तो की अपनी ब्रांड है, गुल अहमद की अपनी ब्रांड है, बाहर भी अपनी ब्रांड है, जे डॉट की है, लेकिन ये कुछ ही हैं बस। लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ वो बहुत हैं, थाउजेंड्स हैं। तो वो बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सब जो है वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहते हैं एक्सपोर्ट रिजेक्ट माल। एक्सपोर्ट रिजेक्ट माल, आपने बनाया माल आपका जो एक्सपोर्टर था उसने उसको चेक किया, उसने कहा कि नहीं हमारा स्टैंडर्ड पे मसला है, रिजेक्शन ज़्यादा आ गई, तो माल यहीं पे खुल जाता है, तो उसका फिर वो लेबल काट के। हाँ, लेकिन उसमें से अक्सर जाली होता है, क्योंकि सबको पता चल गया, तो अब हर एक को चाहिए वही,
तब कहते हैं कि ओरिजिनल क्यों है, मैं वहाँ से दुकान से लेवाइस की क्यों लूँ, मुझे लेवाइस की पैंट यहाँ से दे दो। क्योंकि सबको पता चल गया अब जो एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहा था वो भी लेवाइस का टैग लगा के आपको बेच रहा है कि ये एक्सपोर्ट वाला माल है। क्योंकि एक्चुअल लेवाइस की फैक्ट्री के लिए ये अलाउड नहीं है कि उसको ऑफ द मार्केट बेचे, उसको 2 नंबरी करके बेचना होता है। अगर मैं लेवाइस की फैक्ट्री हूँ और मेरा माल रिजेक्ट हुआ है तो मैं लेवाइस के टैग के साथ अब मार्केट में नहीं ला सकता उसको, तो उसके लिए मुझे कुछ 2 नंबरी करनी पड़ेगी। लेकिन तो अक्सर जो लेवाइस वाले आपको मिलते हैं ना वो एक्चुअल लेवाइस के एक्सपोर्ट वाले माल नहीं होते, वो यहीं बने होते हैं, बगैर लेवाइस की फैक्ट्री के बने होते हैं, उस पर लेवाइस के टैग लगा के लोग कहते हैं ये लेवाइस का एक्सपोर्ट का माल है। ठीक है, जन मार्केट पे अक्सर जो मिलता है वो एक्सपोर्ट का नहीं होता। हाँ बोलते हैं, लेकिन अब वो मशहूर हो गया इसी तरह से। अच्छा जी, तो कैपेसिटी शॉर्टेज भी एक चीज है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी शॉर्टेज के सोर्स में केस हम आउटसोर्सिंग करते हैं, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं कि मैं अपना कुछ काम बाहर से करा लूँ। आउटसोर्सिंग में पहला मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मसला आउटसोर्सिंग का क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको एक्सपोर्ट से एक स्पेसिफिक क्वालिटी मिली, अब आउटसोर्स करेंगे तो कैसे मेंटेन होगी। जैसे टेक्सटाइल में तो मैंने बताया कि वो तो फुल्ली पकड़ के रखते हैं, यानी ये हमारे ही हैं बंदे, तो अगर आउटसोर्स करते हैं उसको पहले से पता है कि हम किन प्रोसेस से बनाते हैं, उसको वही फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप कोई नया आउटसोर्सिंग के लिए बंदा पकड़ेंगे तो आपको पता नहीं हो वैसा बना पाएगा नहीं बना पाएगा, टाइम पे डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो उस तरह के प्रोसेस फॉलो करेगा जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। क्वालिटी इश्यूज हैं, कस्टमर रेजिस्टेंस है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इश्यूज हैं। आपने तो बड़े अच्छे वेल मेंटेन्ड एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, वो मार मार के काम करा रहे हैं, लेबर चाइल्ड लेबर से काम करा रहे हैं, ये सारे इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे आप अपनी कंपनी के बियॉन्ड जाते हैं। तो ये जो है वो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ मसाइल थे जो एएस के हमने देखे, और इंटरेस्टिंग बातें थी इसमें बहुत सारी, होपफुली आपको समझ में आई होगी। यूनिट 4 कंप्लीट हुआ है, अब यूनिट 5 के लिए आपके पास जल्दी ही तशरीफ़ लाते हैं, आप इसको कंप्लीट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।